से ओजस की जान खतरे में आ गई थी और ओजस के दादाजी चौरंगा से ओजस को ले गए थे। ध्रुव को आज भी ओजस के दादाजी की ये बात याद है जब उन्होंने कहा था कि चक्र दिया जलाने वालों को दोस्तों की जरूरत नहीं होती। जब ध्रुव ने अच्युतचारण से पूछा कि ओजस के दादाजी ने ऐसा क्यों कहा, तो अच्युतचारण ने बताया कि चक्र दिया जलाने की कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती है और ये कला परिवार के अलावा किसी और को नहीं सिखाई जाती। इसलिए जिसे चक्र दिया जलाना आता है वो दोस्त कम ही बनाता है। ओजस के माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए ओजस ही आखिरी इंसान बचा था परिवार में जो चक्र दिया जलाना जानता था। अचानक रुद्रचारण ने कहा, ध्रुव, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, करोगे? ध्रुव ने कहा, जी दादाजी, आप कहिए क्या बात है। रुद्रचारण ने कहा, मेरी अब उम्र हो चुकी है और इस दुनिया में ओजस का मेरे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन ओजस तुम्हें अपना मानता है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम भी उसे अपना मानो। मुझसे वादा करो कि तुम कभी ओजस को धोखा नहीं दोगे। ध्रुव ने सोचा नहीं था कि रुद्रचारण ऐसी कोई बात कहेगी। ध्रुव ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादाजी, चारण परिवार अपनी जुबान का पक्का है। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी ओजस को धोखा नहीं दूंगा। ये बात सुनकर रुद्रचारण मुस्कुराने लगे। ध्रुव ने सोचा कि रुद्रचारण इतने भी सख्त नहीं है जितने वो दिखते हैं। ध्रुव कमरे के बाहर आ गया। ध्रुव ने देखा कि ओजस बाहर ही खड़ा हुआ है। ओजस ने देखा कि रुद्रचारण मुस्कुरा रहे हैं। ओजस ने ध्रुव से पूछा, ऐसा क्या कह दिया तुमने मेरे दादाजी से कि वो इतना मुस्कुरा रहे हैं? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही बोरिंग हो इसलिए तुम्हारे दादाजी तुम्हारे आगे मुस्कुराते नहीं। ओजस को थोड़ी सी जलन हुई। ओजस ने चिढ़ते हुए कहा, कंचन चाची ने खाना बना दिया है, खाना खा लो अब। कंचन चाची ने खाना परोस दिया और उन्होंने देखा कि ध्रुव का एक हाथ काम नहीं कर रहा था, इसलिए कंचन चाची ने ध्रुव को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। ध्रुव ने कहा, अरे चाची आप परेशान मत होइए, मैं खा लूंगा। कंचन ने कहा, अरे ऐसे कैसे? तुम पहले इंसान हो जिसे ओजस घर लेके आया है। बचपन से आज तक ओजस किसी को घर नहीं लाया। ध्रुव भी जानता था कि ओजस बाहर से भले ही सख्त क्यों ना बने, वो एक नरम दिल इंसान है, क्योंकि उसने अभी तक ममता का बनाया हुआ बैग संभाल कर रखा था। पर ओजस कंचन चाची की बातों से थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ओजस ने कहा, आप काम करो ना चाची, ध्रुव को खाने दो। कंचन चाची ने कहा, हो गया मेरा सब काम। कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ध्रुव, जब ओजस छोटा था ना तो बहुत अकेला था। मैंने कभी ओजस को किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा, पर ये बहुत प्यारा था। लड़कियां इसके पीछे घूमती थी, लेकिन ये है कि उनसे दूर भागता था। उनमें से एक लड़की तो एक दिन इसका पीछा करते करते घर तक आ गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे कैसे भगाऊं। कंचन चाची जितना ज्यादा बात करती, ओजस उतना ज्यादा शर्माने लगता। ओजस ने बात पलटने के लिए कहा, अरे ध्रुव, तुम बताओ ना दादाजी ने क्या कहा, क्या बात हुई? ध्रुव ने कहा, उन्होंने कहा कि वो कल मेरा इलाज करेंगे तुम्हारे खानदानी हवन ग्रह में। अब तुम बताओ कौन थी वो लड़की जो पीछे पीछे चली आई? ओजस ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप खाना खाने लगा, पर कंचन और ध्रुव हंसने लगे। खाने के बाद ध्रुव को तनिष्का का मैसेज आया, जिसमें तनिष्का ने बताया था वो परमार फैमिली के बारे में पता लगा रही थी और उससे पता चला कि परमार फैमिली का किसी डायन के साथ कोई कनेक्शन है। तनिष्का ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन उस डायन को एक आंख वाली जादूगरनी कहते थे। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि निकिता की आत्मा अब बुरी बन चुकी थी या वो अपनी तृप्ति के लिए तड़प रही थी। अगर निकिता के साथ कुछ बुरा हुआ तो
हो सकता है कि इसका कारण ये एक आंख वाली जादूगरनी है। ध्रुव ने ये बात ओजस को भी बताई तो ओजस ने कहा, मैं इस एक आंख वाली जादूगरनी के बारे में पता लगवाता हूँ। ध्रुव और ओजस सोने चले गए। ओजस का इतना बड़ा घर था कि यहाँ ध्रुव को ओजस के साथ रूम शेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुव अपने कमरे में सो रहा था, पर ध्रुव ने अपने आप को निकिता के घर में पाया। इस बार घर बिल्कुल साफ था, घर में उजाला था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ध्रुव ने निकिता को ढूंढने की कोशिश की। अचानक ध्रुव को निकिता के रोने की आवाज आई। निकिता कमरे में कोने में बैठी हुई थी। निकिता सहमी हुई थी और अपने पैर मोड़कर अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपाकर रो रही थी। ध्रुव उस आवाज का पीछा करते हुए निकिता तक पहुंचा। निकिता सुबकते हुए कह रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं क्यों मर गई? मरने के बाद भी लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। मुझे अकेला छोड़ दो सब लोग। ध्रुव ने निकिता की बातें सुनी। अचानक निकिता ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। निकिता बहुत दुखी नजर आ रही थी। निकिता ने ध्रुव को देखकर कहा, तुम भी मुझे मारना चाहते हो, है ना ध्रुव? मेरी क्या गलती है? ध्रुव ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम दुखी मत हो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। निकिता ने कहा, सच में इंसाफ? निकिता जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, तो तुम मुझे इंसाफ दोगे? ध्रुव ने कहा, हाँ। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और घर की लाइट बंद हो गई। ध्रुव जमीन पर गिर गया और निकिता ध्रुव के पास आ गई। निकिता का दुखी चेहरा एक गुस्से वाली डायन की शक्ल में बदल गया और निकिता की आवाज भी बहुत भारी हो गई। निकिता ने कहा, तू दिलाएगा मुझे इंसाफ? जो मुझे मारना चाहता है वो मुझे इंसाफ दिलाएगा। मुझे इंसाफ केवल तब मिलेगा जब मैं अपने हाथों से अपने दुश्मनों की जान लूं। ध्रुव ने घबराते हुए पूछा, कौन है तुम्हारा दुश्मन? निकिता ने चाकू ध्रुव के सीने में चुभाते हुए कहा, तू। इतना कहकर निकिता ने ध्रुव के सीने में वो चाकू धीरे धीरे घुसा दिया और झटके से वापस खींच लिया। इस सपने से जब ध्रुव की नींद खुली तो ध्रुव को ऐसा लगा जैसे निकिता सच में ध्रुव को मार रही हो। नींद में जागकर ध्रुव को यही लग रहा था कि अभी जो हुआ वो सपना नहीं, सच है। खैर, अब सुबह हो चुकी थी। ध्रुव को अपने इलाज के लिए ओजस और रुद्रचारण के साथ उनके खानदानी घर के हवन गृह में जाना था, इसलिए ध्रुव अपने सपने को भी भूल चुका था। जब ध्रुव चारण परिवार के खानदानी घर में पहुंचा तो वो उस घर को देखता ही रह गया। वो पुराने जमाने के किसी किले की तरह था। घर काफी बड़ा था और घर में पूर्वजों के फोटो लगे हुए थे। ध्रुव, ओजस और रुद्रचारण घर के पिछले हिस्से में पहुंचे। रुद्रचारण ने ओजस से कहा, सारी सामग्री लेकर आओ। ओजस सामान लेकर आया। इतने में दादाजी ने आग जलाई। ओजस ने अपने दादा से पूछा, आपने पहले किसी ऐसे घाव का इलाज किया है क्या दादाजी, जो कि किसी ऐसे इंसान ने दिया हो जो किसी बुरी शक्ति के वश में हो? रुद्र ने अपने मंत्र जाप को बिना बाधित किए हुए ओजस की तरफ देखा और थोड़ी देर बाद बोला, नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं खुद ये पहली बार कर रहा हूं। ध्रुव को ये बात सुनकर बहुत घबराहट हुई। ध्रुव ने अपने हाथ को देखा जो कि जहर से पूरा काला पड़ चुका था और अब उसे कुछ वहां महसूस होना
बंद हो गया था। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, अब भी वक्त है, डॉक्टर से इलाज करवा लूं क्या? ओजस ध्रुव के मन की बात समझ गया था। ओजस ने ध्रुव से कहा, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है ध्रुव, उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा और वो तुम्हारा हाथ काट देंगे, पर फिर भी जहर फैलना बंद नहीं होगा, तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। ध्रुव का डर बढ़ता जा रहा था। तभी ओजस ने हरे रंग का लेप अपने हाथ में लेकर ध्रुव के हाथ पर लगाया, जिससे धीरे धीरे ध्रुव का हाथ सुन्न पड़ गया। उसके बाद रुद्रचारण ने अपने बैग से कुछ चावल निकाले। इन चावलों का रंग पीला था। रुद्र ने उन चावलों को एक पत्थर के सिलबट्टे पर पीसा और एक कटोरे में हल्दी के साथ मिलाया। अपने झोले से कुछ भभूत निकालकर रुद्र ने मंत्र जाप शुरू किया और उस भभूत को उस चावल और हल्दी के साथ मिला दिया। रुद्र ने कहा, अपना घाव दिखाओ ध्रुव। ध्रुव ने ओजस की मदद लेकर अपनी शर्ट उतारी। ध्रुव के हाथों पर जो घाव था, वैसा घाव रुद्रचारण ने पहले कभी नहीं देखा था। ध्रुव के हाथ का वो घाव इतना गहरा था कि ध्रुव को अपनी हड्डी नजर आ रही थी। उस घाव के आसपास की स्किन सड़ रही थी और ध्रुव का मांस काला पड़ गया था। ध्रुव खुद उस घाव को देखकर घबरा गया था। रुद्रचारण ने वो घाव देखकर ओजस को कटोरा दिया और कहा, इसमें 4 बूंद पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लो और ध्रुव के घाव पर लगा लो। ओजस पेस्ट बना रहा था, तभी ध्रुव ने रुद्रचारण से पीले चावलों का राज पूछा। रुद्रचारण ने बताया कि ये चावल आम चावलों से अलग होते हैं। इन चावलों में सूरज की शक्ति होती है और इन्हें उगाने का तरीका भी बहुत अलग है। जब ओजस पेस्ट बनाकर वापस आया, उसके पूरे हाथ पर वो पेस्ट चिपक गया था। ओजस ने ध्रुव के घाव पर वो पेस्ट लगाया। वो इतना चिपचिपा था कि ध्रुव के शरीर पर लगते ही चिपक गया। रुद्रचारण ने ध्रुव से कहा, तुम्हें कम से कम 7 दिन तक ये पेस्ट रोज लगाना होगा, ताकि तुम्हारा हाथ वापस से ठीक होना शुरू हो जाए। जहर को शरीर से पूरी तरह खत्म होने में 7 दिन तो लगेंगे ही। तभी ओजस ने कहा, दादाजी, वो हाथ को सुन्न करने के लिए जो लेप लगाया था, वो खत्म हो गया है। ये बात सुनकर ध्रुव को लगा कि ओजस जानबूझकर ध्रुव को छेड़ रहा है। रुद्रचारण ने कहा, कोई बात नहीं, ध्रुव मजबूत है, बिना उस लेप के भी अपना इलाज जारी रख सकता है। क्यों ध्रुव, सही है ना? ध्रुव के पास हाँ बोलने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन अगले दिन जब ध्रुव ने उस चावल हल्दी के पेस्ट को हटाया, तो ध्रुव को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। बिना हाथ सुन्न किए उस पेस्ट को लगाना बहुत दर्दनाक था। दिन ब दिन बीतते गए और साथ ही साथ ध्रुव का हाथ ठीक होने लगा। लेकिन जब भी ध्रुव अपने हाथ से पेस्ट उतार कर नया पेस्ट लगाता था, तो उसे इतना दर्द होता था जितना पहले दिन हुआ। आखिरी दिन अपना इलाज खत्म करने के बाद ध्रुव को तनिष्का का कॉल आया। फोन उठाते ही तनिष्का कॉल पर फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव ने तनिष्का से कहा, तनिष्का शांत हो जाओ, अब ये बात क्या हो सकती है, जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना।